एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन वो जो है डिस्कस कर रहे हैं। अब तक जो है हम 2019, 20, 21, 22 के जो पेपर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है हम जो है हरियाणा जीके कर चुके हैं और सीडीपी जो है वो कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? मतलब कि विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर्स। इन्होंने कहा कि कौन सी एजुकेशनल इंटरवेंशन जो है वो स्लो लर्नर्स के लिए सुटेबल नहीं है। देखो, एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग, ड्रिल वर्क या कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। अब जो स्लो लर्नर है वो कैसे सीखेगा? नाम से ही पता चल रहा है वो धीमी गति से सीखेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रेमेडियल टीचिंग तो चाहिए ना, कि भाई उसको हमें उपचारात्मक शिक्षण जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, बीच बीच में ये चेक करना पड़ेगा कि क्यों वो नहीं कर रहा है। तो उसलिए हमें रेमेडी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसको जो है ड्रिल वर्क भी कराना पड़ेगा। जब तक हम उसको ड्रिल वर्क नहीं कराएंगे, जब तक हम उसको बार बार अभ्यास नहीं कराएंगे किसी चीज़ का, तो वो लर्न कैसे करेगा, है ना। कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्लो लर्नर है तो उसको उसके साथ हमें कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन, जो ये एक्सेलरेशन होता है ये किन बच्चों के लिए होता है? ये होता है गिफ्टेड बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए होता है? गिफ्टेड सॉरी जो ये एक्सेलरेशन है वो होता है गिफ्टेड बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ये पेपर जो है मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, ये पेपर मेरा नहीं है, कभी सोचो कि मैम का पेपर है, ये पेपर मेरा नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? किसकी बात हो रही है? जो मूर्त संक्रियात्मक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसकी बात यहाँ पर हमें करनी है। ठीक है, कि जो विशेषता जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडेड बाय पियाजे। पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, तो उनमें से जो थर्ड स्टेज थी वो थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, ये हमें बताना है। देखो, थर्ड स्टेज में जो है वो रिवर्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। सीरियलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। एनिमिज्म होता है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। कंजर्वेशन होता है, बिल्कुल। देखो, थर्ड स्टेज की पहचान ही क्या है कि इस स्टेज को हम रिवर्सिबिलिटी की स्टेज भी कहते हैं, इस स्टेज को हम सीरियलाइजेशन की स्टेज भी कहते हैं, और इस स्टेज को जो हम कंजर्वेशन की स्टेज भी कहते हैं। कंजर्वेशन की स्टेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लो हम बच्चे को ये कहें कि ये एक पोट ये है और एक पोट ये है। ठीक है, हम बच्चे को ये कहें कि कौन से बर्तन में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा कि पानी जो है दोनों में बराबर है। तो ये क्या है? कंजर्वेशन। ये क्या, कौन सी, ये किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो इस स्टेज में जो है बच्चा कंजर्वेशन को सीख जाता है। लेकिन जो ये एनिमिज्म की बात है, ये जो है ये सेकंड स्टेज में की जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है एनिमिज्म की बात की जाती है। ठीक है, एनिमिज्म होता क्या है? जीववाद होता क्या है? जो ये जीववाद है, इसमें बच्चा क्या करता है, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, मतलब कि जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको क्या मान लेता है? वो लिविंग मान लेता है, उनको सजीव मान लेता है। जैसे वो चल रहा है तो चांद हमारे साथ चल रहा है, तो वो क्या कहता है कि मम्मी देखो चांद हमारे साथ चल रहा है। तो उसके लिए वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग की तरह जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो वो क्या करता है इस स्टेज में, जो सेकेंड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें एनिमिज्म जो होता है बच्चे में पाया जाता है। और एनिमिज्म क्या होता है पर्टिकुलर, अगर आपसे पूछा जाए तो एनिमिज्म जो है इसमें बच्चा जो है नॉन लिविंग थिंग्स को क्या मान लेता है? लिविंग मान लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अधिगम कठिनाई एक अधिगम कठिनाई वाले बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करते हैं। आर लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर एंड वर्ड। एक बच्चा जो है उसमें पढ़ने का से संबंधित जो है वो डिफ़िकल्टी है। ठीक है, वो क्या करता है? लेटर्स और वर्ड्स को जो है पढ़ने में और उनके अंतर, उनके बीच में डिफरेंस करने में जो है उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो किस प्रकार की जो है बीमारी होती है? डिस्प्लास्टिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसकैलकुलिया।
तो ये कौन सी होती है? हमारी डिसलेक्सिया होती है। आपको पता है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिसलेक्सिया आएगा। ओके। जो ये डिसग्राफिया है, ये किससे संबंधित है? राइटिंग से संबंधित। ग्राफिया मीन्स राइटिंग से, ग्राफ राइटिंग से संबंधित। डिसकैलकुलिया ये किससे संबंधित है? हमारे मैथ से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक बच्चे द्वारा सीखे जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? कि ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि बच्चा जो है एक पाठ को सीख रहा है, लेकिन वो पाठ कैसा है? वो पाठ जो है वो लंबा है और जो है वो कठिन भी है। तो बच्चा जो है वो सीखने, हमें बच्चों को वो पाठ सिखाना है, तो हम कौन सी विधि का जो है यूज़ करेंगे? स्पेस मेथड का, होल मेथड का, मास्ट मेथड का, या इंसिडेंटल मेथड का? अब बच्चे को क्या कर देना है? रेस्ट देना है ना। तो क्या करेंगे? कौन सी विधि यूज़ करेंगे? हम स्पेस्ड मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। जब पाठ जो है बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं? बीच बीच में उसको ब्रेक देते हैं कि चलो आज थोड़ा, एक पैराग्राफ आज पढ़ा दिया, एक पैराग्राफ कल पढ़ा दिया, या फिर एक पेज जो है आज पढ़ा दिया, एक पेज जो है कल पढ़ा दिया। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? स्पेस्ड मेथड जो है हम कहते हैं। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या तात्पर्य है? एजुकेशन फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन, वो एजुकेशन जो जो समाज से वंचित बच्चे हैं उनके लिए। एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन की जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए एजुकेशन। एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, या एजुकेशन फॉर ऑल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ये तो सबको ही पता होगा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें जो हमारे पास नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, डिसेबल बच्चे भी होते हैं, और जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं वो भी, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, वो सारे ही बच्चे जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ले लिए जाते हैं। ठीक है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन तीन पहलुओं पर बल दिया गया है? विच थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर एम्फेसाइज्ड इन द ट्रायक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग? स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो ये क्वेश्चन की ट्रैक थ्योरी किसने दी थी? लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, 2022 का जो पेपर था, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें डायरेक्ट यही था कि ट्रैक थ्योरी वाज गिवन बाय, तो किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। अब स्टर्नबर्ग ने जो है कौन से बुद्धि के जो तीन पहलू हैं वो कौन कौन से उन पर जो है स्ट्रेस दिया है? तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है कंपोनेंशियल, ठीक है, कंपोनेंटियल भी जिसको बोलते हैं, एक्सपेरिएंशियल, ठीक है, और कॉन्टेक्चुअल। तो जो ये ऑपरेशनल है ये क्या है? एक संक्रियात्मक। तो इस चीज़ पर जो है स्टर्नबर्ग ने फोकस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा ए बी डी। तो ए बी डी कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा ए बी डी, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जो लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है, ठीक है, वो किससे संबंधित होता है? ठीक है, वो इस तरीके का क्वेश्चन था, और वो उसमें क्या दे रखा था? एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था कि माता पिता के जो गुण हैं, ठीक है, वो उससे भिन्न है बच्चे से, तो वो किस में होता है? ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। देखो, समानता का नियम जो है वो हेरिडिटी से संबंधित है, ठीक है, भिन्नता का नियम भी हेरिडिटी से संबंधित है, और लॉ ऑफ रिग्रेशन भी जो है हमारा हेरिडिटी से संबंधित है। लेकिन लॉ ऑफ प्रोग्रेशन जो है वो कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमारे हेरिडिटी से संबंधित नहीं है। समानता के नियम में क्या होता है कि जैसे माँ बाप होते हैं बच्चा भी वैसे ही होता है। भिन्नता के नियम में क्या होता है कि जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे उससे भिन्न होते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है? अगर मान लो तेज बुद्धि माता पिता वाले बच्चे, तो उनका बच्चा जो है वो स्लो लर्नर हो सकता है, और उसमें कुछ और क्वालिटी जो है वो क्रिएटिव हो सकता है। अगर उसके माता पिता क्रिएटिव नहीं है तो वो क्रिएटिव भी हो सकता है। तो उसके अपोजिट होना कोई चीज़, इस तरीके से। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? हमें क्या करना है? बच्चों को सामाजिक अधिगम सिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे? क्षेत्र भ्रमण, भाषण, प्रयोग, या मानसिक उद्वेलन? तो फील्ड ट्रिप जो है वो कौन सी लर्निंग के लिए? सोशल लर्निंग के लिए जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का जो है वो चयन करना है कि जो हमारे चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
विच अफेक्ट लर्निंग, कि हमें कौन से फैक्टर जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट या अटेंशन। तो ये चारों ही जो है वो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। बच्चा मोटिवेट होगा तो अच्छे तरीके से लर्न करेगा, बच्चे का नज़रिया अच्छा होगा तो वो अच्छे से, तो मतलब देखने का नज़रिया कैसा है बच्चे का, अच्छा है तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, बुरा है तो बुरी चीज़ें सीखेगा। बच्चे का इंटरेस्ट, अगर बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो उसकी लर्निंग अच्छे से होगी। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, इफेक्ट होगी ना, मतलब बैड तरीके से इफेक्ट होगी। अटेंशन, अगर बच्चा अटेंटिवली पढ़ रहा है तो अच्छे से सीखेगा, अटेंटिवली नहीं पढ़ रहा तो अच्छे से नहीं सीखेगा। तो इसके क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, तो लर्निंग पे इम्पैक्ट जा रहा है ना, तो ये चारों ही जो है लर्निंग के फैक्टर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर जो है पेपर में आ चुका, 2022 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो कौन सा है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, कंटेंट नॉलेज ऑफ टीचर या कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर। तो कौन सा जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। देखो ये तीनों चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगे। अगर मेंटल हेल्थ टीचर की अच्छी है तो अच्छा पढ़ाएगा, टीचर को कंटेंट की नॉलेज अच्छी है तो अच्छी नॉलेज देगा बच्चे को भी। अगर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस का बच्चों को क्या करना है भाई, वो काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का फ़र्क जो है वो हमारे शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आ चुका है। बहुत कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर रिपीट हुए हैं। अगर आप पेपर ध्यान से देखोगे ना तो लास्ट ईयर के कई क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, बस ऑप्शन थोड़े चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर इस क्वेश्चन का आंसर ये था, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल होता है। डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रिडिक्टेबल, मतलब कि जो विकास है, विकास का जो पैटर्न है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ। जो डेवलपमेंट है वो एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है, मीन्स डेवलपमेंट सिर्फ ऐसे चलता है। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है, वो ऐसे चलता है। ठीक है, स्पाइरल स्पाइरल चलता है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, वो एक गति में नहीं चलता है। लीनियर पाथ का मतलब है कि एक गति में चलना, तो डेवलपमेंट जो है वो एक गति में नहीं चलता है। तो यही चीज़ पूछी थी कि कौन सा जो है विकास का एक सिद्धांत नहीं है, कि डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पैटर्न, यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन अडोलसेंस। की अडोलसेंस की जो है इसमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, ठीक है, न्याय सामाजिक समूहन, पहचान की खोज या वीर पूजा। अब देखो, जब बच्चा अडोलसेंस में जाता है तो वो क्या करता है, हीरो वर्शिप बिल्कुल करता है, वो अपना एक हीरो बना लेता है, उसी को पूजता है। सर्च ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को खोज में, अपनी आइडेंटिटी की खोज में लग जाता है, बिल्कुल हो जाता है। न्यू सोशल ग्रुप, अब जब बच्चा टीनेज में जाता है, एडोलसेंस में जाता है, तो बच्चा क्या करता है, नए नए सोशल ग्रुप्स बनाता है। हारमोनियस रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, अब इस स्टेज में आकर बच्चे के साथ वो सामंजस्य, माता पिता के साथ जो है वो सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं बना पाता है। तो यही जो है इसके करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है। विच टीचिंग मैगजीम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हमें यह बताना है कि जिस बच्चे को सीखने में दिक्कत है उसके लिए कौन सा मैगजीम जो है वो लाभप्रद नहीं होगा। देखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अगर हम बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, पहले सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर उसको जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे ले जाएंगे, ये चीज़ तो लर्निंग डिसेबल बच्चे के लिए ठीक होएगी। अमूर्त से अमूर्त, एक बात बताओ, जब हम बच्चे को, जब बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबल्ड है, ठीक है, उसको सीखने में कठिनाई हो रही है, तो पहले ही क्या हम उसको अमूर्त चीज़ें बता देंगे, जिस चीज़ के बारे में वो कल्पना ही नहीं कर सकता, तो क्या हम पहले इस चीज़ को बता देंगे? नो। तो वो कैसे चलेगा, वो चलेगा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कैसे चलेगा वो, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलेगा, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। तो यही जो है हमारा मैगजीम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब पहले हम चीज़ों को क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्टली दिखा रहे हैं, फिर उससे क्या हो जाएगा, जब बच्चे के मन में वो चीज़ छप जाएगी तो हम इनडायरेक्ट भी बच्चों को बताएंगे तो वो समझ जाएगा।
नोन टू अननोन, जिस चीज़ का बच्चे को पता है पहले हम उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में लेके जा रहे हैं कि जो बच्चे को नहीं पता। अगर मान लो हम ये पूछे कि शाहजहाँ कौन है, क्या बच्चा बता पाएगा? लेकिन अगर हम बच्चे से ये पूछे कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो बच्चा बता देगा ना, शाहजहाँ ने बनवाया था, है ना। तो जब हमने बच्चे से ये पूछा शाहजहाँ कौन है, बच्चे ने नहीं बताया। लेकिन जब हमने ये पूछा ताजमहल किसने बनाया, तो बच्चे ने बता दिया शाहजहाँ। जब हमने ताजमहल के बारे में बताया, उस चीज़ का बच्चों को पता था, फिर हम उसको कहाँ ले गए, नेक्स्ट स्टेप पे ले गए। फिर हम बताएंगे उसको शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ कौन है, क्या था, ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इससे बच्चा जो है जल्दी सीखेगा और उसको जो है जो कठिनाइयाँ आ रही थी उन वो भी जो है धीरे धीरे दूर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, हमें ये बताना है कि जो प्रभावी अधिगम है उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इफेक्टिव नहीं है। देखो, मोटिवेशन, जब हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो हमारा लर्निंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा ना। इंडिविजुअल अप्रोच, अगर मान लो किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हाँ, जब हम उसको पर्टिकुलर एक बच्चे को प्रॉब्लम है, जब हम जाके उसी बच्चे को अप्रोच करेंगे, उससे पूछेंगे क्या दिक्कत है बेटा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी क्या है, हमारी लर्निंग को इफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। पैसिव अटेंडेंस, अब एक बात बताओ, पैसिव अटेंडेंस का क्या रोल है कि हम मतलब जाएंगे, कोई है नहीं है, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम इसका कोई जो है हमारे इफेक्टिव लर्निंग का ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। फीडबैक देना भी जो है हमारी लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है। तो पैसिव अटेंडेंस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? ये बताना है कि परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस का नहीं है। कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर इज पास अलोंग टेस्ट, सेंग्विन फ्रॉम बोर्ड टेस्ट या स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। देखो, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है कोई भी हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। ये तीनों क्या है, हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है, अब स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट क्या है? स्टैनफोर्ड जो है इन्होंने क्या दिया था, ये बुद्धि मापने के फॉर्मूले और बुद्धि का कंसेप्ट जो है इन्होंने दिया था। लेकिन ये कोई परफॉर्मेंस टेस्ट थोड़ी ना, इन्होंने ये कोई बच्चे की परफॉर्मेंस को थोड़ी ना नापता है, बुद्धि को थोड़ी ना नापता है ना। तो ये कोई जो है इंटेलिजेंस का परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। सॉरी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? टू पर्सन्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, कि जो दो पर्सन है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डेविएशन इन रिगार्ड्स टू करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विशेषताओं के संबंध में जो है वो क्या पाई जाती है, डेविएशन, कि दो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल जो है अलग अलग होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनका कलर, उनका मतलब कि उनकी हाइट, ये सब जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल इन देयर टोटलिटी, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो अपनी समग्रता में व्यक्तियों को जो है वो अलग करती है, बिल्कुल करती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता के कारण ही होती है। क्या ऐसा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ आनुवंशिकता के कारण ही होते हैं? क्या एनवायरनमेंट का उसका फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अब मान लो कोई एक बच्चा गांव में रह रहा है, एक बच्चा शहर में रह रहा है, तो क्या उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे? एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, एक बच्चा गरीब परिवार में, एक बच्चा अमीर परिवार, क्या उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हेरिडिटी से नहीं, हमारे एनवायरनमेंट से भी होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा? 4 आंसर जो है आ जाएगा। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह क्या कहलाती है? द एजुकेशन विच प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग एंड इंश्योर द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट टू लर्न, दैट इज नोन एज, वो क्या कहलाएगी? जिसमें बच्चा करके सीखेगा, तो वो कौन सी जो है शिक्षा कहलाएगी? स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में क्या बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव? देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। स्पेशल एजुकेशन में जिन बच्चों को स्पेशल नीड होते हैं उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड में जो है हम बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह पढ़ा लेते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, बच्चा जो है सारी चीज़ें खुद करके देखता है। लर्निंग बाय डूइंग जो है बच्चा करके सीखता है, एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन करता है, फिर उन चीज़ों को सीखता है। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उसके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? हमें यह बताना है कि कौन सा जो है वो मोटिवेशनल थ्योरी और उसके प्रोपेंट के बारे में ठीक नहीं है। देखो,
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एटकिंसन, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो, ठीक है, ड्राइव थ्योरी वुडवर्थ, अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी मैकक्लेंड। अब ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें करेक्ट नहीं है। देखो, जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? एटिंगसन ने दी थी? नहीं, जो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी है ये एटिंगसन ने नहीं दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यही। नीड हायरार्की थ्योरी ये मैस्लो ने दी थी, बिल्कुल ठीक है। ड्राइव थ्योरी जो है ये वुडवर्थ ने दी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है ये मैकक्लींड ने दी थी, ये भी जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो एटिंगसन ने नहीं दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर यह बताना है कि जो सत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसका जो है सही मीनिंग क्या है। टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट मतलब कि लगातार परीक्षाएं लेना, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, या शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, या केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना। तो देखो, जो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है वो क्या कहता है कि बच्चे का जो है हमें टेकिंग कॉन्टिन्यूस टेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, मतलब कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या कहता है कि हमें जो बच्चे का जो टेस्ट है वो एक अंतराल के बाद जो है निरंतर परीक्षा लेनी चाहिए, और टू इवेल्युएट स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक बोथ एस्पेक्ट। और हमें जो है बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का जो है हमें क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी और सी जो है इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। देखो, डी में क्या कह रहा है कि केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना। क्या केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना ही हमारा उद्देश्य है? नहीं, ठीक है। ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगा कि लगातार परीक्षाएं लेंगे? तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये थोड़ा ना कहता है कि तुम लगातार परीक्षाएं लेते रहो। उससे हम बच्चे को, अगर हम कॉन्टिन्यूटी में टेस्ट लेते रहेंगे तो बच्चे को हम रेमेडी कब प्रोवाइड करेंगे? बच्चे के बारे में जानेंगे कब कि इसको क्या दिक्कत है? तो जो है एक अंतराल के बाद जो है टेस्ट लेना है और उसके दोनों एस्पेक्ट्स को जो है वो चेक करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? बी और सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। पैवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक हम कृत्रिम उद्दीपकों के मध्यम अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? क्या क्वेश्चन है? इन पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली अफेक्ट द कंडीशनिंग बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, कि जो नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलाई है इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट जो है वो नहीं करता है, ये हमें जो है बताना है, ठीक है। देखो, अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंटेशन, जब हम एक अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टिमुलस देंगे तो ये पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, ये जो है बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे कही है। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलाई, जब हम जो स्टिमुलस है उसकी रिपीटिशन रखेंगे तो भी वो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल होगा तो भी वो क्या है? पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। लैक ऑफ मोटिव, जब जो है प्रेरक की कमी हो जाएगी तो वो नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलाई के बीच में क्या करेगा? पॉजिटिवली इफेक्ट उसको नहीं करेगा। यहाँ पर वो क्या बन जाएगा? एक बाधा बन जाएगा। तो मोटिवेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और जो पैवलोव की जो थ्योरी है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, वो किस में हेल्प करती है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसके? वो बच्चों में हैबिट फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन में, ठीक है। बच्चों की जो हैबिट फॉर्मेशन है उसमें जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। तो लैक ऑफ मोटिव जो है वो क्या करेगा? हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलाई को जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ना कि पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से ये बताना है कि वो कौन सा जो है वो क्वेश्चन नहीं है। देखो, मैचिंग क्वेश्चन, वो भी क्या है? मैचिंग क्वेश्चन क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एनालिटिकल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन। देखो, अगर मान लो हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, ये क्या है? क्लोज एंडेड। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कैसे हैं? क्लोज एंडेड, जिसमें सिर्फ एक वर्ड जो है हमने बता दिया, मैच कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। अब देखो, एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या है? विश्लेषणात्मक क्वेश्चन किस में होते हैं? कौन से होते हैं? जिनमें हमें डिटेल्ड लिखनी पड़ती है, जिनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरा अवस्था है। अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे, अडोलसेंस पीरियड इज।
ये जो प्याजे ने जो हम जो डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग जो एडोलसेंट का पीरियड है वो जो है कौन सा है ये हमें बताना है। स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, स्टेज ऑफ मोरालिटी कंस्ट्रेंट, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी या स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। देखो जो प्याजे की जो थ्योरी थी उसमें क्या दिया था, हेट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। तो एडोलसेंस का कौन सा है इसमें, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी जो है वो प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो एडोलसेंस पीरियड कौन सा है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है, विच टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इज नॉट यूज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। कि जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए जो है यहाँ पर कौन सी विधि उपयोगी नहीं है। अब देखो जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे सीखेगा, ब्रेल मटेरियल से, ब्रेल लिपि से सीखता है ना। बच्चों वो क्या करता है, वो 6 डॉट वाली जो लिपि होती है 6 बिंदुओं का स्पर्श करके सीखता है। टॉकिंग बुक्स जो है उसको हेल्प करेंगी, फिल्म स्ट्रिप्स या एम्बोस्ड मैप। ठीक है। तो देखो जो फिल्म स्ट्रिप्स है, जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो जो फिल्म स्ट्रिप्स क्या होती है, जैसे मान लो ये यूट्यूब पे आप मूवी देख रहे हो, सॉरी यूट्यूब पे मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है। अगर आप कैप्शन ऑन कर देते हो, सीसी जो है ऑन कर देते हो, और जो वो कैप्शन ऑन करने पे सीसी जो ऊपर आता है और उसके नीचे जो लिखा हुआ आता है ना, एक तरीके से फिल्म स्ट्रिप्स हुआ जो यहाँ ऐसे ऐसे चलती रहती है, पट्टी के रूप में जो चलती रहती है। अब अंधा बच्चा जो है, विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है, क्या उसको देख पाएगा, नहीं देख पाएगा ना। तो जो फिल्म स्ट्रिप्स है वो एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग नहीं होगी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है, विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। हमें यह बताना है कि कन्वेंशनल लेवल जो है उससे संबंधित कौन सा यहाँ पर नहीं है। देखो कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी थी, 3 लेवल दिए थे। ठीक है, सॉरी लेवल 3 दिए थे, स्टेजेस कितनी थी, 6। हर एक लेवल में क्या था, 2 स्टेजेस थी। तो यहाँ पर कन्वेंशनल की कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो ये हमें बताना है। देखो इंडिविजुअलाइजिंग एंड एक्सचेंज, ठीक है, या फिर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो कौन सी जो है यहाँ पर नहीं है। देखो जो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज है ये पनिशमेंट वाली जो शुरू की, जो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज एंड पनिशमेंट वाली जो है वो कौन सी होती है, प्री कन्वेंशनल लेवल पे होती है। ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ये कौन सी होती है हमारी, जो थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होती है ये उसमें होती है। ठीक है। तो कन्वेंशनल पे कौन सी होती है, कन्वेंशनल पे होती है गुड इंटरपर्सनल, कि बच्चा जो है वो गुड बॉय बैड बॉय बनना चाहता है ना, एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, और वो क्या करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो इसमें कौन कौन सी नहीं होगी हमें ये बताना था, ए और डी जो है ये नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है। देखो जो एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा नहीं है, न्यूट्रिशन, ये क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। मेंटल स्ट्रेस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। एक्सीडेंट, ये भी क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ग्लैंड जो है ये क्या है, एक इंटरनल फैक्टर, एक हेरिडिटी फैक्टर है, ना कि एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ज्ञानी, टू व्हाट हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग शुड अ टीचर स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट। कि ज्ञानी ने जो है वो 8 प्रकार के जो है लेवल बताए थे, 8 लेवल जो है सीखने के अधिगम के 8 लेवल बताए थे। तो इनमें से जो है सबसे उच्चतम स्तर वाला कौन सा था, सबसे उच्चतम स्तर था इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है वो सबसे उच्चतम स्तर का था। ठीक है। तो ये कौन सा है, हाईएस्ट लेवल जो है ज्ञानी का है। ज्ञानी के जो ये है ना 8 लेवल, मैं इसकी शॉर्ट बना दूंगी, उसमें आपको 8 लेवल जो है आपको करवा दूंगी, और वो आपको 8 को 8 जो है साथ के साथ जो है वो याद भी हो जाएंगे। कल का शॉर्ट जो है यही होगा। ओके। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इज रिलेटेड विद लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। देखो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इनमें से जो ये उपयोग, ये जो है ये तो मेन थे। ठीक है। और जो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है, इस ये जो है इसने 6 नियम जो दिए थे वो सेकेंडरी थे, 6 या
5 या आई थिंक 6 ऐसे थे, मुझे अभी थोड़ा-सा याद नहीं आ रहा, 5 या 6 ऐसे थे, लेकिन जो इसके मेन नियम थे वो 3 थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इसके 3 नियम थे, ठीक है? मेन नियम। अब इसमें ये बताना है कि जो उपयोग का नियम है और जो अनुपयोग का नियम है, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे लॉ ऑफ एक्सरसाइज से, कि हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, किस चीज़ का डिसयूज़ करेंगे। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखते हैं ना, तो ये किससे संबंधित है? हमारे लॉ ऑफ एक्सरसाइज से जो है संबंधित है। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन अडोलसेंस। कि कौन सा जो है वो मतलब कि किशोरावस्था में सामाजिक व्यवहार को स्वीकृत किया जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो, नेतृत्व कुशलता, जो लीडरशिप स्किल है वो बच्चे में होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ईगोसेंट्रिज्म होना चाहिए, या स्टीरियोटाइपिंग होना चाहिए। देखो, अगर लीडरशिप स्किल है तो भी उसका बिहेवियर जो है वो अप्रूवेबल होगा, एम्पैथी है तो भी उसका जो बिहेवियर है वो अप्रूव, जो सोसाइटी है वो अप्रूव करेगी। लेकिन अगर मान लो उसमें जो है अहम केंद्रिता है, या उसमें वादिता है, मतलब स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है, कि एक ही जो है पॉइंट से वो बंधा हुआ है, ये पुराने जो रीति रिवाज है, पुरानी जो परंपराएं हैं उनसे बंधा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है समाज स्वीकृत नहीं करेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ए एंड बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। 29 क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? देखो, कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है वो कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की बात करता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, वाइगोत्स्की जो है वो सोशल एंड कल्चरल थ्योरी की जो है वो बात करता है। वाइगोत्स्की ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को जो है वो महत्वपूर्ण दिया था। प्याजे ने जो है वो किसको दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ठीक है। ब्रूनर ने किसको दिया था? सोशल लर्नर को। हल ने किसको दिया था? रीइंफोर्समेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इमिटेटिव लर्निंग, मोटर लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, या अफेक्टिव लर्निंग। देखो, जब बच्चा क्या कर रहा है? ध्यान से सुन रहा है, अटेंशन दे रहा है और रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, किस चीज़ का यूज़ कर रहा है? माइंड का यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, हमने जो है 2019 से लेके 2023 तक के जितने भी एस्टेट के पेपर हुए थे वो सारे उनकी सीडीपी जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली है। हरियाणा जी के जो है मैं करवा चुकी हूँ, यहाँ पे हमने सीडीपी कर ली है। ठीक है, अब जो है मैं आपको पीजीटी के कराऊंगी, और इसके साथ साथ जिन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट है, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो है आपको वो भी क्वेश्चन जो है कराऊंगी। ठीक है, उनकी भी जो है मैं बहुत जल्द एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। उसमें जो है टीजीटी एस्टेट 2020, 2021, 2022 और 2023, मतलब कि मेरे पास जितने पेपर जितने अवेलेबल होंगे उन सब के जो है क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि देखो, जब आप लाइक करते हो, कमेंट करके बताते हो कि वीडियो अच्छी लग रही है और क्या चाहिए आपको, क्या किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इससे क्या है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ेगा, है ना, मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस ला पाऊँगी। चलो ठीक है, यहाँ पर अब जो है अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। ओके, चलो बाय बाय।